सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, 1 मार्क के एमसीक्यूज, 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चंस एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि हम चैप्टर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में। अगर हाँ यूट्यूब में बेटा आप लोगों को इन चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं क्विक समरी के तौर पर इन चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एकदम से आपके चैप्टर का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्रॉप ग्रोइंग इन एरिया ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लाटू। जो डेक्कन प्लाटू है इंडिया का, उसके नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में इनमें से कौन सी क्रॉप उगती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइस, कॉटन, व्हीट, मेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है व्हीट। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कॉटन और मेज और राइस ये कहाँ कहाँ के किन स्टेट में प्रीडोमिनेंटली फॉर्म में पाई जाती है, मतलब अत्यधिक मात्रा में किस स्टेट में ये उगती हैं। ठीक है, वट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। देखो बेटा, फार्मिंग हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इंडिया में जो है, इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर है और उसका जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है वो फार्मिंग है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है ना, तो अब फार्मिंग की ही बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि इनमें से जो सब्सटेंस फार्मिंग है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। यानी कि जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग भी हम इसको कहते हैं, यानी कि गांव देहात में ये फार्मिंग होती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सब्सटेंस फार्मिंग होती है। इसके जो टूल्स होते हैं, जैसे हम हल लगाना, दंदौला लगाना, ठीक है, जो कुदाल होती है उससे इस फार्मिंग को ज़्यादा किया जाता है। और सेल्फ कंजप्शन यानी कि खुद के लिए ही, मतलब यहाँ पे कोई व्यापार के पर्पज से इस फार्मिंग को नहीं किया जाता, बल्कि खुद के पर्पज के लिए ही इस क्रॉप को यहाँ पे, मतलब इस टाइप की फार्मिंग को किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कमर्शियल क्रॉप है। राइस, व्हीट, कॉटन, बार्ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन। ठीक है, इसको हमेशा कमर्शियल क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। आपसे एक सवाल है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और उस सॉइल का नाम आपने बताना है। ठीक है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। ऐसा कौन सा स्टेट है जो टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो असम है। ठीक है, और ये जो केरल है, ठीक है, केरल में कौन सी क्रॉप उगती है जो कि प्लांटेशन क्रॉप का ही पार्ट है। ठीक है, आप मुझे बताओगे कमेंट करके। द मेन क्रॉप ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है ना, इसकी मेन क्रॉप कौन सी है, ये है राइस। ठीक है, ओके, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। जो सब्सटेंस फार्मिंग है और कमर्शियल फार्मिंग है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सब्सटेंस फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस टू मीट नीड फॉर द फार्मर फैमिली, लिटिल सरप्लस फॉर ट्रेड। ठीक है, अभी जैसे ऊपर एक 1 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि फार्मर्स जो है अपनी फैमिली की नीड के लिए ही इस क्रॉप को उगा सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत अगर बचता है तो उससे वो क्या कर सकते, थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पर्याप्त मात्रा में उगेगी तो ही ट्रेड किया जाएगा। द लैंड इज कल्टिवेटेड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। और जिस लैंड पे इस सब्सटेंस फार्मिंग को किया जाता है वो क्या होती है, ट्रेडिशनल मेथड से इस पे खेतीबाड़ी की जाती है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, लार्ज स्केल फार्मिंग होती है जहां पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है सेल्स के पर्पज से, यानी कि बाजार में बेचने के लिए वहां पे क्रॉप्स को उगाया जाता है, वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। और इसको मॉडर्न फार्मिंग का पार्ट भी, मतलब एक तरह की मॉडर्न फार्मिंग ही इसको कहा जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, लार्ज एरियाज पे, लैंड एरियाज पे इसको किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर। इरिगेशन का इंपॉर्टेंस बताइए भारतीय कृषि में, इंडियन कृषि में। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, तो इसकी क्या महत्व है, सिंचाई का क्या महत्व है भारतीय एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इसको डिफाइन करना है। देखो, इरिगेशन प्ले क्रूशियल रोल, ठीक है, इन इंडियन एग्रीकल्चर एज टू इंश्योर स्टेबल वाटर सप्लाई। इरिगेशन क्या होता है, काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन एग्रीकल्चर में, जिसमें कि वाटर, स्टेबल वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होता है तब सबसे ज्यादा वाटर सप्लाई की नीड होती है इसमें। इट सपोर्ट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया विद एरेटिक रेनफॉल एंड हेल्प इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो इरिगेशन से क्या होता है कि जो कल्टीवेशन की क्रॉप्स होती हैं वहां पे, जहां पे कि रेनफॉल थोड़ा कम मात्रा में होगा, तो वहां पे क्या होगा कि ये क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर देगा, प्रोडक्टिविटी उसकी और ज्यादा अच्छे से उत्पन्न कर देगा। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट। मिक्स्ड फार्मिंग बताइए, इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व बताइए। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रेजिंग लाइव स्टॉक इन द सेम फार्म। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी क्रॉप फसलों को उगाना उनके, जहां पे कि आप क्या कर सकते हो, लाइव स्टॉक को भी रेज कर सकते हो, उनको भी पाल पोस सकते हो। ठीक है, बिकॉज हेल्प टू डाइवर्सिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। इससे क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसमें डाइवर्सिटी मिल जाती है, यानी कि आप अलग अलग सोर्सेज से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है थ्रू एनिमल एंड मैन्योर
और जो एनिमल्स के मैन्योर होते हैं, इनकी गोबर होती है, उससे इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर देते हैं। तो कुल मिला के जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है ये भी उसी का पार्ट है। गांव देहात में लोग क्या करते हैं, गाय भैंस भी पालते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। तो जो गाय भैंस गोबर करती है ना बेटा, उसको वो अपने खेतों में डाल देते हैं, तो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। गाय भैंस जो दूध देती है उसको बेच लेते हैं मार्केट में, तो उनको अदर सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। और जो खेतों में वो गोबर डाल रहे हैं, तो वहां पे जो क्रॉप वो उगाएंगे उससे उनका घर का मतलब राशन पानी थोड़ा बहुत उग जाता है। तो इस तरह से उनके पास क्या होता है, एक मिक्स्ड फार्मिंग इसको कह सकते हैं, ठीक है। इससे उनको मतलब फायदा मिलता है। एक्सप्लेन द टर्म कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, जिसमें कि वीट, मेज और राइस को सबसे ज्यादा सेल्स के पर्पज से उगाया जाएगा और पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं उगाया जाएगा। सिर्फ मतलब फार्मर्स का काम होगा कि इनको उगाना है और मार्केट में बेचना है, गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट उसका सप्लाई करेगी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड हाई इनपुट मेथड। इनको जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन और हाई इनपुट मेथड से बनाया जाता है। जैसे ट्रैक्टर से खेती के लिए जो एडवांस तुम्हारे पेस्टिसाइड्स हो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, एडवांस हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उन फैक्टर्स को बताइए जिन्होंने एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस किया है इंडिया में, ठीक है। इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, लेबर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं बेटा, ये बहुत आसान से पॉइंट्स आप समझ जाओगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फार्मिंग। जो फार्मिंग है इसके टाइप बताने हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आपको मैंने बता दिया था। स्मॉल लिटिल फार्मिंग होती है जो कि अपने पर्पज से ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा लेबर्स को इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए, और छोटे से लैंड एरिया पे भी अधिक जो है क्रॉप्स को उगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। और ज्यादातर जहां पे ये इंटेंसिव फार्मिंग वहां देखने को मिलती है जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, डेंस होती है, ठीक है ना। कमर्शियल फार्मिंग जो आपके कमर्शियल पर्पज से उगाई जाती है, मार्केट के पर्पज से उगाई जाती है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडियन एग्रीकल्चर। जो राइस और व्हीट है इसका इंडियन एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका, ठीक है। और साउथ रीजन में जो है राइस सबसे ज्यादा ग्रो होता है। इंडियन पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है, ठीक है। रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और ह्यूमिड जिसमें कि नमी होती है, ऐसा क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। अबंडेंट वाटर सप्लाई और एक मीडियम वाटर सप्लाई की जरूरत होती है। जो व्हीट होता है आपका वो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में उगता है। सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की, ठीक है। और कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। और क्या होता है कि मेकिंग क्रूशियल क्रॉप फॉर फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी की एक क्रूशियल क्रॉप है ये। हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको डिफाइन करिए भारतीय कृषि में, ठीक है ना। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है बेटा, जहाँ पे हम ना फ्रूट क्रॉप्स को उगाते हैं। वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, फ्लावर हो गए, इन चीज़ों को यहाँ पे उगाया जाता है, इनकी खेती बाड़ी की जाती है, इनको सिखाया जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। करता है अलग अलग न्यूट्रिशंस हमको प्रोवाइड करता है हमारे डाइटरी हैबिट्स में। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग टाइप के डाइट्स हमको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब कैसे, कभी आप लौकी खा रहे, कभी कद्दू खा रहे, ठीक है, कभी आप सेब खा रहे, केला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, तो ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंतर्गत आ जाएगा। कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो एक्सपोर्टेशन किया जाता है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बढ़ावा मिलता है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को रोजगार मिलता है, पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज। और गांव देहात में भी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि गांव के लोग जो है इन चीज़ों को उगाएं और उनको थोड़ा रोजगार मिल सके। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे डिपेंडेंसी होती है उसको ये कम कर देता है और डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए हो, जैसे ये वाला मैंने बोला था कि मैं बाद में चलो बता देता हूँ इसको भी। क्लाइमेट देखो, डिफरेंट रीजन का डिफरेंट क्लाइमेट होता है, ठीक है, जो कि क्रॉप्स को उगने में क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। सॉइल की जो टाइप होती है वो भी अलग अलग रीजन की अलग हो सकती है। अब कहीं पे जो फर्टाइल सॉइल है जैसे एलुवियल सॉइल है तो क्रॉप के लिए अच्छी उपयोगी होती है, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी, अब इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो एडिक्वेट मात्रा में चाहिए होता है, और रेनफॉल हो रहा है तो तब तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है कुछ रीजन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी की वो इंप्रूव होगी, ठीक है। ओके, बात करें अगर लेबर की, तो लेबर क्या होते हैं, चीप लेबर मिल जाती है जिससे कि जो लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट होगा फार्मिंग का वो हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इम्पैक्ट ऑन द स्केल एंड टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, फार्मर्स के लिए पॉलिसीज निकालती रहती है, जैसे प्राइसिंग, सब्सिडीज वगैरह, जिससे कि फार्मर्स है ना उनको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलती रहे, इन्फ्लुएंस होते रहे, ताकि वो और अच्छे से जो है फार्मिंग कर सके, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है पहली बार आए हो तो, और कमेंट करना आपको कौन सा टॉपिक और अच्छे से जानना है, समझना है, ठीक है। थैंक यू।